नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राव एकेडमी, जहां इतिहास पढ़ाई नहीं, इतिहास बनाया जाता है। आज देखेंगे हम फ्रांस की क्रांति, एक ऐसी घटना जो पूरी दुनिया को साता को हिलाकर रख दिया था। सोचिए कि एक ऐसा देश जहां लोग भूख से तड़प रहा हो और वहां के राजा भोग विलास में हैरान हो, तो उस देश की सिचुएशन किस तरह की होगी। एक ऐसी ही घटना है फ्रांस की क्रांति, जहाँ पे लोग भूख से तड़प रहा था, गरीबी से टूट रहा था और वहाँ के राजा अपने रानी के अय्याशी में हैरान था। जब लोगों ने रोटी मांगने महल की तरफ गया, तो वहाँ पे उस गरीबी में लोगों को बोला गया कि तुम रोटी नहीं है तो केक खा लो। उस समय लोगों में किस तरह की भावना होगी। लोग अत्याचार की अंतिम सीमा पर जाकर, फ्रांस की जनता अंतिम सीमा पर जाकर, अत्याचार की निरंकुशता पर जाकर राजा और रानी की हत्या कर दी। तब वहीं के एक इतिहासकार लिखता है कि जो रोटी के लिए गए थे, रोटी मांगने गए थे, वो इतिहास बदल कर लौटे थे। कांप उठी थी राजा का साता जब लोग संगठित हो उठे थे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं फ्रांस की क्रांति। क्रांति होता क्या है? एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा लड़ाई जहां से अचानक परिवर्तन होता है। तो क्रांति पढ़ने से पहले हम कुछ शब्द को जानेंगे कि ये क्रांति होता क्या है। तो क्रांति पढ़ने से पहले हम जानेंगे आंदोलन, कि आंदोलन क्या होता है। तो किसी खास चीज का मांग, आंदोलन क्या होता है? तो किसी खास चीज का मांग किया जाता है, उसको आंदोलन बोला जाता है। अगर इसी आंदोलन में बरियार मारपीट हो गया, एकदम फटाफटी तूरा-तारी, एकदम गल पर फाड़ा-फाड़ी हो गया, एकदम बरियार हिमीच के मार हो रहा है, तो उसको बोला जाता है विद्रोह। अब विद्रोह में हमेशा ही मारपीट होता है। तो अगर आंदोलन में मारपीट हो गया, तो उसको बोलेंगे हम विद्रोह। क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम विद्रोह। अगर यही विद्रोह लंबा चल गया, ऐसा चला कि वहाँ के साता, वहाँ के हर सिचुएशन को परिवर्तित कर दिया, वहाँ के अर्थव्यवस्था, वहाँ के राजनीतिक व्यवस्था, हर चीज को अगर बदल के रख दिया, तो इसी घटना को हम बोलेंगे क्रांति। तो क्रांति क्या होता है? तो देखिए, किसी भी व्यवस्था में अचानक होने वाला परिवर्तन, किसी भी व्यवस्था में अचानक होने वाला परिवर्तन क्रांति कहलाता है। अगर किसी व्यवस्था में अचानक परिवर्तन हो गया, तो समझो कि वह क्रांति हुआ। जैसे एक उदाहरण के लिए समझिए, 1857 की क्रांति एक ऐसी लड़ाई थी। 1857 की क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जिसने अंग्रेजी सेना को, जिसने अंग्रेजी साता को पूरी तरह से झकझोर के रख दिया था। अंग्रेजों को लग गया कि अगर इंडिया पर लंबा राज करना है, तो इन सबको बांटना पड़ेगा। और अंग्रेज यही नीति अपनाते हैं, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। और वहां उस समय की जनता ये बात को समझ नहीं पाई। क्रांति पूरी तरह से दबा दिया गया, फिर से देश हम लोग का लंबा गुलाम हो गया। नहीं तो हम लोग को उस समय अगर लोग मिलता, तो 1857 में ही हम लोग का देश आजाद हो गया होता। लेकिन अंग्रेज कमजोरी पकड़ लिए थे कि भारतीयों की कमजोरी क्या है। तो हमेशा भारत के लोगों में, हमेशा एशियन देशों में हमेशा धर्म को लेकर मार हुआ है। हमेशा धर्म को लेकर सब अंग्रेजन, अमेरिकन ये समझता है सब
कि अगर इंडिया के आस-पड़ोस पर राज करना है, तो हमेशा धर्म की मुद्दा उठाओ। यही होता है, अभी भी हो रहा है। अब देखिए, अगर इस घटना को समझना है, क्रांति को समझना है, तो उस 2-3 गो हम उदाहरण को देखते हैं। एक देख लिए हम फ्रांस की क्रांति, दूसरा देख लेते हैं नेपाल की घटना। ये अभी फिलहाल हुआ था। भले पूरी तरह क्रांति में नहीं बदला, लेकिन कहीं न कहीं क्रांति के रूप लिया था ये। क्रांति पहले लोग शांतिपूर्वक मांग कर रहा था नेपाल में। नेपाल की जो जेनजी थे, जेनजी किसको कहा जाता है? हम लोग की उम्र का, जौन 18-20 साल के 25 साल का लड़का है, अभी फिलहाल में। तो वहाँ के जो जेनजी थे, उस सरकार से शांतिपूर्वक माँग कर रहे थे कि हमें रोज़गार दीजिए, हमें हमें काम दीजिए ताकि हम अपने रोज़ी-रोटी को चला सकें। लेकिन वहाँ की सरकार किया क्या? मारपीट कर लिया, मतलब गोली चलवा दिया, यानी विद्रोह करवा दिया। यही विद्रोह इतनी भयानक हुई कि वहाँ की पूरी साता को उखाड़ के फेंक दिया। साता उखड़ा क्यों? क्योंकि वो विद्रोह जो था क्रांति में धीरे-धीरे चेंज हो गया। साता जब उखड़ के उखड़ा, तो वहाँ से एक नया परिवर्तन आया जो जो नेपाल के साता साता राज व्यवस्था, आर्थिक ये सब में कहीं न कहीं परिवर्तन ला दिया। अगर अपने देश की देखा जाए घटना, तो देखिए ना यूजीसी, यूजीसी कानून आया, अगर इस पे सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगाता, तो अलग-अलग जातियों में हो सकता था यह मार की भावना जाग जाए। यही भावना हो सकता था धीरे-धीरे विद्रोह में बदल जाए। हो सकता था यही विद्रोह धीरे-धीरे लोगों में लड़ाई के क्रांति बन जाए एक-दूसरे में। देश में ऐसा परिवर्तन आ जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक लगा दिया। बहुत बढ़िया किया। नहीं तो ये हकीकत था, आगे जाके कुछ न कुछ होता। फ्रांस में भी क्रांति हुआ था। लेकिन फ्रांस की क्रांति क्यों हुआ था? ये लुई सोलह के कारण नहीं हुआ था। अगर कि लुई सोलह के कारण नहीं हुआ था, तो फ्रांस में क्रांति हुआ क्यों? तो फ्रांस की क्रांति समझने के लिए हम फ्रांस के समय को 3 भागों में बाँटेंगे। एक लुई सोलह का शासन बाँटेंगे एक लुई सोलह के पहले की शासन बाँटेंगे। कि आखिर लुई सोलह के पहले क्या हुआ था कि लुई सोलह के सिचुएशन में ये आके एथी हुआ। तो सबसे हम पढ़ेंगे 14 जुलाई 1789 की घटना। तो इस दिन 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था, इसके पढ़ने के पहले हम पढ़ेंगे 14 जुलाई 1789 के पहले की घटना। कि पहले की घटना क्या थी कि इस दिन जाके लड़ाई हुआ था, मारपीट हुआ था, इस दिन राजा को मार दिया था। ये घटना होने के बाद देश में क्या परिवर्तन आया, उसको पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं पहले 14 जुलाई 1789 के पहले की घटना क्या थी, जो युद्ध का कारण बना। तो इस समय क्या हुआ होगा? देखिए लिखे हैं कि इस समय क्या हुआ होगा कि जो आगे जाकर क्रांति का कारण बना। मतलब कि 14 जुलाई 1789 के पहले देश में क्या हुआ होगा कि जो आगे जाकर एक बरियार क्रांति का कारण बना। तो कारण क्या-क्या था? तो सबसे पहला कारण पढ़ते हैं कि फ्रांस में जो था ना वो राजतंत्र था। जो राजा राजत्व के देवी सिद्धांत पर आधारित था। मतलब वहाँ का राजा अपने आप को भगवान समझता था। वह कहता था, वहाँ के वहाँ के लोगों को राजा को मानना था कि हम लोग को भगवान भेजते हैं कि लोगों को सुरक्षा कर सके। फ्रांस में जो लुई 14वां राजा था, जो 1643 से 1643 से 1715 तक रहा। उसके बाद उसका बेटा बना 1715 से 1774 तक। लुई 14 का बेटा हुआ लुई 15वां, लुई 15वां का बेटा हुआ लुई 16वां। लुई लुई 15वां जब मरता है तो उस समय लुई 16वां मात्र 20 साल के रहता है, जो 1774 से 1793 तक शासन करता है। लुई 16वां के समय फ्रांस की क्रांति होती है।
तब फ्रांस की क्रांति लुई 16वां के समय होने से पहले हम लुई 14वां लुई 15वां के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांस की क्रांति होने का मेन कारण लुई 16वां नहीं था, एकर बाप दादा था सब। ससुरा भरपूर भोग विलास में हैरान था सब। ये हमेशा एकदम नासा में भोग विलासिता में हैरान था सब। लुई 14वां जो शासन था वो अपनी तलवार के नोक पर शासन किया था। लुई 14वां कहता था हमेशा कि मेरा शब्द ही मेरा कानून है। ये कहता था हमेशा कि मेरा शब्द ही मेरा कानून है। और इसी का डायलॉग बाहुबली में क्या नाम होता है भलाला के बहनिया का भलाल देव के मम्मी जी थी। हाँ, भलाल देव के मायके का नाम क्या था? तो शिवकामनी। हाँ, शिवकामनी। वो कहती है हमेशा कि मेरा वचन ही मेरा शासन है। ये डायलॉग चोराई थी एक से लुई 14वां से। लुई 14वां ही बोला था कि मेरा शब्द ही मेरा कानून है। और जब ये मरता है तो बनता है लुई 16वां लुई 15वां। लुई 14वां जो शासन स्थापित करके गया था उसके लिए एक योग्य शासक की आवश्यकता थी, लेकिन लुई 15वां के अयोग्य शासक साबित हुआ और ये भोग विलास में दिन भर हैरान रहता था। अपने राजमहल में ससुर ऑर्केस्ट्रा करवाता था, खूब ऑर्केस्ट्रा करवाता था। ये भरपूर खुद ऑर्केस्ट्रा करता था भी और दूसरा से करवाता था भी। जब यह लुई 15वां ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी खातिर लड़ाई करने जाता है तो ऑस्ट्रिया की एक राजकुमारी होती है जो फंस जाती है लुई 16वां से। लुई 16वां ओकरा से फंसा लेता है क्योंकि लुई 16वां अपना बाप के साथ ही गया था मार करने वहां। लुई 16वां फंसा लेता है, एकरा के फंसा के लाता है घरे। उस समय मात्र ये 20 साल के होता है। अब 20 साल में सबको प्यार हो जाता है ससुरा। वही तो रास्ता होता है, या तो बन जीवन तो बिगड़ जाइएगा। लुई 16वां को प्यार हो गया ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से। ले ससुरा कहानी में हो गया ट्विस्ट। वही अपना बाप से कहता बाबू फंसवा दो ना होकरा के। वो फंसवा देता है ससुरा, ब्याह करवा देता है 20 साल की उम्र में। अब ये दोनों लौट के आते हैं, तब तक लुई 15वां की मृत्यु हो जाती है 74 में। मात्र 20 साल की उम्र में लुई 16वां गद्दी पर बैठता है। अब एक का बुझाएगा 20 साल में करेगा का? नया नया ब्याह करके लाया था ससुरा। ये भोग विलास में हैरान हो गया पूरी तरह। उधर जानता तड़प रही है भूख से, रोटी खाने के लिए नहीं है। जितना भी बेकरी वाले थे, केक वाला, वो देश की सिचुएशन के फायदा उठा रहे थे। केक धीरे धीरे महंगा कर रहे थे। देश में पूरी तरह से गरीबी हो गया था, देश में पैसा नहीं था और राजा भोग विलास में हैरान था। सोचिए कि उस देश में खाने के लिए नहीं था और वहां की जो राजकुमारी थी, जो रानी थी, महारानी लुई 16 के पत्नियां, साल में 300 सीट कपड़ा मंगवाती थी पहनने के लिए। एक नाखरे इतना था ना, ये अपना मूरी पर सोचो, अपना मूरी पर एगो एथी बनवा लेती थी, नाव बनवा लेती थी, पनिया जहाज इतना बड़का एथी करती थी। एक मेंटेनेंस खर्चा इतना न था कि आधा लुई 16वां बिक गया ससुरा एकरे चक्कर में। सुंदर भी थी ससुरी, कौनों से फंस जाती थी, अपना मंत्रिये से फंस गई थी। अब ओकरा के बचावे के चक्कर में ससुरा एकरा पर खर्चा करता था। 2.5 लाख के एक लिपस्टिक आता था ठोर रंगने वाला, 2.5 लाख का। देश में गरीबी नहीं आएगा तो क्या आएगा? सोचिए ना, 500 कमाइए और वही में से पत्नी 450 के लिपस्टिक मंगवा ले। ससुरा 50 रुपए में क्या खाइएगा? का लाइएगा घर? एक काम था ससुरा, सेम ऐसा ही होता था। तो इसके समय में और तो और लुई 15 जो था ना, वो अपना भोग विलासिता के चक्कर में एक महल बनवाया था। बहुत बड़ा महल था उस समय के, बहुत बड़ा महल था वो। इतना बड़ा महल था कि ओकर मेंटेनेंस खर्चा में लुई 16 के ससुर के जिंदगी बीत जाता है मेंटेनेंस खर्चा में। एगो एने से ओकर पत्नी थी मेंटेनेंस खर्चा करवाने वाली। लुई 16 ना पूरी तरह पेरा गया था बेचारा। 20 साल की उम्र में करेगा, ओकरा बुझाएगा का 20 साल की उम्र में? पेरा गया था बेचारा लुई 16। बाद में इसको मार दिया, सब छोड़ो। आगे देखिए दूसरा कारण क्या बना कि 1774 में फ्रांस कंगाल
कंगाल हो रहा था। कह रहे कि 1774 में जो फ्रांस था वो पूरी तरह कंगाल होते चला जा रहा था। कंगाल होने का मेन कारण क्या था? तो फ्रांस हमेशा ब्रिटेन की लड़ाई लड़ रहा था, ब्रिटेन से लड़ता था, हमेशा सोचो मारपीट, हमेशा ब्रिटेन से है नहीं ब्रिटेन के तो होने मारेगा, है नहीं किया तो होने किया, मतलब हमेशा ससुर ये ब्रिटेन से मार करता था। इसको मौका मिल गया अमेरिका में। अमेरिका का उस समय युद्ध चल रहा था और ये ससुरा अमेरिका को आजाद कराने के लिए भले घर में अनाज हो चाहे ना हो, ससुरा गहना बेच के दे दिया ये थी अमेरिका को आजाद कराने के लिए। ससुर सोचो जिस देश में पूरी तरह भूखमरी हो और उस देश में से आप अमेरिका को स्वतंत्रता के लिए दे दीजिए पैसा, तो उस देश की जनता में क्या स्थिति होगी? अब देश की जनता एकदम बखला आ गई, एकदम बिखिया आ गई, एकदम चल दी एकदम महल की तरफ। तो आगे पढ़ेंगे, अब आगे चलिए।